स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम क्लासेस में। आज 29/9/2021 को DLED चतुर्थ सेमेस्टर की कस्टम प्रश्न पत्र हिंदी का जो पेपर हुआ है, आज हम उसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला है कि आंसू किसकी रचना है। तो देखिए, इसमें आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द में संधि है, तो प्रत्येक शब्द में यण संधि है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रतिधन एक से प्रत्येक शब्द बनता है, इसमें यण संधि होती है इको यणची सूत्र से। तीसरा प्रश्न है कि बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। हरिवंश राय बच्चन इस पुस्तक के लेखक हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राम शब्द का पंचमी एक वचन में रूप है, तो देखिए, राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप रामात होता है। अगर हम सभी का एक वचन पढ़ें तो इस प्रकार है: रामः रामम रामेण रामाय रामत रामात रामस्य रामे राम। तो इसमें जो पंचमी है शब्द वो रामात आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। पांचवा है, आधुनिक युग की मीरा किस कवयित्री को कहा गया है। हालांकि इसमें कवयित्री भी गलत लिखा है, कवयित्री होना चाहिए था। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। अब हम आते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। प्रश्न संख्या 6, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में आपादान कारक है। देखिए, आपादान का भी जो अर्थ होता है, किसी भी चीज़ से दूर होने के अर्थ में जो से लगता है वह आपादान कारक कहलाता है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी पेड़ से पत्ते दूर हो रहे हैं, इसलिए इसमें आपादान कारक होगा। 7वां है, कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, संस्कृत में एक बहुत अच्छा सूत्र है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। इसमें जो है क वर्ग यानी क वर्ग, कु का मतलब होता है क वर्ग, क वर्ग का मतलब क ख ग घ ङ, फिर हकार ह, फिर विसर्ग, ये सभी क्या हैं, कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं। अब आएंगे प्रश्न संख्या 7 पे। हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते हुए 2 शब्द बनाइए। देखिए, हार शब्द में बहुत सारे शब्दों को बनाया जा सकता है उपसर्ग को जोड़ते हुए, जैसे उपहार, प्रतिहार, आहार, निहार, विहार इत्यादि बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार 9वां प्रश्न है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः शुक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ देखिए यह होगा कि हितकारी बात मधुरता के साथ प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ होते हैं। अर्थात कोई ऐसी बात बोली जाए जो हितकारी भी हो और बहुत सुंदर वाणी में बोली जाए, ऐसा बहुत कम होता है। तो इसका अर्थ यही हुआ। 10वां है, हिंदी गद्य साहित्य की किन्हीं 4 विधाओं के नाम लिखिए। देखिए, इसमें 4 विधाओं में मुख्यतः आप लिख सकते हैं कि कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र इत्यादि बहुत सारे साहित्यिक गद्य की विधाएं हैं हिंदी में। 11वां प्रश्न है, नदी एवं आकाश शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए, नदी के अगर आप लिखने चलेंगे तो जैसे नदी का हो गया तटनी, वाहिनी, तरंगिणी, जलमाला इत्यादि, और आकाश का हो गया नभ, गगन, आसमान, अनंत, व्योम इत्यादि, ये जो है आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हुआ। हम आते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। प्रश्न संख्या 12,
कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कबीरदास जी का जीवन परिचय आप लोग सभी को याद होगा कि इनका जन्म जो है वाराणसी में लहरतारा में हुआ था। नीरू नीमा इनके माता पिता थे। इस तरह के बहुत सारे इसमें तो आप दे सकते हैं। उनकी हम प्रमुख रचनाओं का आपके सामने थोड़ा सा वर्णन कर देंगे, जिसमें जो है इनके रचनाएं हैं जैसे बीजक है, कबीर ग्रंथावली है, शबद है, साखी है, रमैनी है। बहुत सारी इनकी मुख्यतः इतनी ग्रंथ रचनाएं अगर लिख देंगे तो आपको पर्याप्त हो जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। दिया है कि संस्कृत भाषा के उच्चारण दोष के 5 कारण बताइए। देखिए इसमें कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई शारीरिक दोष आपको है। शारीरिक दोष का मतलब जैसे जिह्वा में कोई शारीरिक दोष है तो आप सही से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। वर्णों का सही उच्चारण का आपको अगर ज्ञान नहीं है कि कौन से वर्ण कहाँ से और कैसे बोले जाते हैं, तब भी लोग गलत उच्चारण कर देते हैं। क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव में आकर बहुत सारे लोग गलत बोली बोल जाते हैं, मतलब वर्णों का उच्चारण सही नहीं कर पाते। जैसे ज्ञान का जो हम लोगों की तरफ प्रचलित है वह होना चाहिए ज और य से मिलकर बनता है, इसलिए उसका सही उच्चारण ज्ञान होना चाहिए, लेकिन लोग ज्ञान कर लेते हैं। और श में जो तमाम विसंगतियां हैं लोग सही नहीं बोल पाते। कुछ भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं कि भौगोलिक पर्यावरण परिस्थितियां वैसी हों। कोई कपड़े ऐसे पहनते हैं कि गला दबा हुआ है तो भी सही आवाज़ नहीं निकल पाती। कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों से भी ऐसा हो सकता है। दोषपूर्ण आदतें अगर आपकी हैं कि जानते हुए भी आप वैसे ही बोलते हैं तो आदत बन गई वैसे बोलने की, तो लाख चाहकर भी आप गलत बोल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। जैसे देखिए विद्यालय, तो विद्याधन आलय से बनेगा विद्यालय, यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है। आ मिलके आ बने हैं। महाधन उत्सव, यहाँ पे गुण संधि हुई है। आ और ऊ मिलकर ओ बना है जो कि गुण है, तो गुण संधि हुई है। जैसे रमेश का है जो, तो रमाधन ईश, आ और ई मिलकर ए बना है, यहाँ भी गुण संधि हुई है। पवन है, पवन में पो धन अन्न मिलके पवन बना है, इसमें अयाद संधि है। यदि धन अपि, यद्यपि बना है, यहाँ पे यण संधि है, तो ई और अ मिलके य बन गया, यहाँ पे यण संधि हुई है। अब हम चलते हैं 15वें प्रश्न पे। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? हिंदी के किसी एक यात्रा वृत्तांत का नाम एवं उसके लेखक का नाम बताइए। तो देखिए हमारे यहाँ इस हिंदी गद्य साहित्य में सबसे बड़ा नाम जो यात्रा वृत्तांत लिखने में राहुल संकृत्यायन जी का आता है। उन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जैसे यथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ल्हासा की यात्रा। इस तरीके की यात्राओं का जब वर्णन किया जाता है साहित्य के रूप में, उसे लिखा जाता है गद्य में, तो वो जो है यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो इसमें राहुल संकृत्यायन जी प्रमुख रूप से रहे हैं, आप दे सकते हैं। 16वां है मौन वाचन के उद्देश्य बताइए। मौन वाचन का उद्देश्य देखिए बहुत है। जैसे पठित सामग्री के केंद्रित भाव को समझना। अगर हम मौन वाचन करते हैं तो समझते हुए कोई चीज़ जब पढ़ते हैं तो हम मौन हो जाते हैं। निष्कर्ष निकालने की स्थिति में हम मौन हो जाते हैं कि इस पूरी कंटेंट को पढ़ने के बाद, किसी भी पूरे तत्व को पढ़ने के बाद उसका क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए, हम मौन वाचन से ही कर सकते हैं। जब हम मौन वाचन नहीं करते, तेज बोलने लगते हैं, तो समझने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। भाव संबंधी कठिनाइयों को भी निकालने में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 17 पे। नीचे लिखे नीति परक श्लोक का अर्थ लिखिए। देखिए अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसका यह अर्थ यह है कि अयम माने यह, निजः माने मेरा है, अपना है, परो वेति वह दूसरे का है। इस प्रकार की दिमाग, इस प्रकार की सोच जो है लघु गणना
लघु चेतसा मतलब कि छोट बुद्धि या क्षुद्र बुद्धि वाले लोग ही ऐसी इस प्रकार की गणना करते हैं या ऐसा सोचते हैं। उदार चरित्र वाले या बृहद सोचने वाले जो है वो तो पूरे वसुधा को यानी पूरी पृथ्वी को अपना मानते हैं। इसका अर्थ यह हुआ। अब आते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 18 पे। निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। जैसे अमिता है तो अमित का होता है अनंत, असीम, अद्वितीय, इसका यह अर्थ निकलता है। ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ होता है स्थायी, अटल, जो हिले न, ध्रुव हो। श्वः, श्वः का अर्थ होता है कल, यानी आने वाला कल। कल देखिए दो हैं, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल, तो श्वः का मतलब होता है आने वाला कल। संप्रतम, सांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ होता है वर्तमान समय। इस प्रकार हमारा यह हिंदी का पेपर पूरी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप इसे लाइक, फॉरवर्ड और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।